तो अकाउंट्स की जो जर्नी है वो जर्नल से शुरू होती है और फिर फाइनल अकाउंट्स पे जाकर के इंटरप्रिटेशन कम्युनिकेशन पे जाके एंड होती है। आपको पता होना चाहिए कि जर्नल आती किस जगह पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फाउंडेशनल टॉपिक होता है आपकी अकाउंटेंसी के अंदर। फर्स्ट टाइम जहां पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। इसलिए जर्नल को हम क्या बोलते हैं? द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। क्योंकि ट्रांजैक्शन जैसे ही हुआ बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड जब अकाउंट्स के अंदर लाया जाता है, अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो जर्नल एंट्री में ही किया जाता है। इसलिए जर्नल एंट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको जर्नल एंट्री के फंडे समझ में आ गए कि कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है, पहली बात तो ये कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात ये कि आप लेजर बनाना भी बहुत ही इजीली सीख जाओगे, क्योंकि जैसे जर्नल बनती है वैसे ही लेजर बनती है। लेजर अकाउंट भी जर्नल से डिफरेंट नहीं है, हाँ दिखते बहुत अलग है, लेकिन रूल्स और प्रिंसिपल के बेसिस पे देखा जाए तो वो बहुत एक जैसे, बहुत सिमिलर है, लेजर्स और जर्नल। तो आप जैसे ही जर्नल एंट्री करना सीख गए, आपको आधे घंटे में या एक वीडियो के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि लेजर कैसे करनी है। फिर उसके बाद जब लेजर आपका कंप्लीट हो गया तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया तो फाइनल अकाउंट्स, और उसके साथ साथ उसके एडजस्टमेंट्स। यानी कि जर्नल से ही हमारी जो जर्नी है वो शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस जो पूरा होता है, जो हमारी पूरी अकाउंटिंग साइकिल चलती है किसी भी एक बिजनेस में, तो उसमें जर्नल एंट्री कहाँ पर आती है? अकाउंटिंग प्रोसेस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो देख लिए या वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो ये जो पार्ट है आप स्किप कर सकते हो। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जर्नल कहाँ पर आता है? सबसे पहले हमारे पास होता है आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस। बिजनेस के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, तो कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक नेचर की है, कौन सी एक्टिविटी फाइनेंशियल नेचर की है, मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व है। अगर वो नहीं है तो हम उस एक्टिविटी को हमारे अकाउंटिंग में जगह नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी नए एम्प्लॉय को हायर किया तो ये हमारी कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, कोई इवेंट हमारा फाइनेंशियल यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन जब उस एम्प्लॉय को हम सैलरी देंगे, जब उसको हम पैसा देंगे, जब उसको एडवांस दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं, तब हमारी एक फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, तो उसको हम जगह देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन। तो बहुत सारी एक्टिविटीज में से इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। फिर मेजरिंग, फिर उसको मेजर करना है कि कितने का इवेंट हुआ। जैसे सैलरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको क्लियर पता है कि इतनी सैलरी थी, लेकिन जब कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे बिल्डिंग बना रहे हो आप, फर्नीचर लगा रहे हो, तो आपको मेजर करना होगा कि टोटल खर्चा कितना हुआ। जैसे कोई प्रोडक्ट आपने कहीं और से मंगाया तो उसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके जो टैक्सेस लगे, टोल टैक्स लगे, तो हम मेजर करोगे कि वो ट्रांजेक्शन टोटल हुआ कितने का, तो वो मेजर हुआ। और मेजर हमेशा हम मॉनेटरी यूनिट्स में करते हैं, यानी कि डॉलर, रुपीस, है ना, यूरो, इन सारे यूनिट्स में हम करते हैं। फिर उसके बाद आ गया रिकॉर्डिंग। अब ये जो मेजर हमने कर लिया इकोनॉमिक इवेंट्स को, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग में फर्स्ट स्टेप होती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कोई अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, बुक कीपिंग हम बस करते हैं ताकि हम अकाउंटिंग को बेटर कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने स्कूल में फीस दी या फिर कोई भी आप कहीं पे पैसा खर्च कर रहे हो, या आपके पास कोई पैसा आ रहा है आपकी शॉप पे, आपकी शोरूम पे, तो वहां पर क्या होगा, आप एक रजिस्टर मेंटेन कर दो, या फिर आपने कंप्यूटर में एक्सेल में कहीं लिखा हुआ है कि ये सारे ट्रांजेक्शन आज के दिन के हुए। तो वहां पर आपने कोई अकाउंटिंग के रूल अप्लाई नहीं किए, यहाँ वहां पर ना तो किसी को डेबिट किया, ना किसी को क्रेडिट किया, ना कोई अकाउंटिंग का रूल अप्लाई हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, जो इनिशियल स्टेज पे होती है। इसी बुक कीपिंग के बेसिस पे हम जर्नल एंट्री करते हैं। देखो जर्नल का कहाँ पे आ रहा है प्रोसेस में? आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट, मेजर करने के बाद रिकॉर्डिंग के अंदर जब बुक कीपिंग हो जाती है तब जर्नल का नंबर आता है। अब रिकॉर्डिंग के पर्सपेक्टिव से देखो तो अकाउंट शुरू कहाँ से हो रही है? अकाउंट शुरू जर्नल से ही हो रही है। हमारा जो पूरा प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, एंट्रीज करने का, वो यहीं से शुरू हो रहा है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं? डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करते हैं फर्स्ट टाइम। यहाँ तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे सबसे पहले डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई होंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, जो GAAP होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो अप्लाई होंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, अकाउंटिंग का प्रोसेस है, वो एक्चुअली जर्नल से ही शुरू होता है। फिर इसके बाद आ जाता है क्लासिफाइंग, जिसमें हम लेजर्स बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट के अलग अलग लेजर होती है। फिर समराइजिंग में हमारे फाइनल अकाउंट्स आ गए, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, और फाइनल अकाउंट्स को अब हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए कि जर्नल आती किस जगह पे।
जर्नल की पोजीशन आपने देखी कि जर्नल अकाउंटिंग प्रोसेस में किस जगह पे आता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। अभी सिर्फ हम फॉर्मेट को देख रहे हैं, अभी हम जर्नल एंट्री करना नहीं सीख रहे हैं। वो हम एग्जांपल्स के साथ बाद में करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन अभी हम देख लेते हैं जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, यानी जर्नल एंट्रीज दिखती कैसी है। तो जर्नल का फॉर्मेट ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ। जब भी हम अकाउंट्स कर रहे हैं, चाहे आप जर्नल बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, पर्टिकुलर अकाउंट्स लेजर के अंदर बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, व्हाटएवर, जब भी हम अकाउंट्स कर रहे हैं प्रॉपरली रूल्स बेस्ड फॉर्मेट में, तो आप क्या करोगे, सबसे ऊपर आपको लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, यानी यहाँ कंपनी का नाम आएगा, यानी जिस कंपनी के लिए, जिस बिजनेस के लिए हम अकाउंट्स कर रहे हैं उसका नाम आएगा। जैसे मैं लिख लेता हूं इन द बुक्स ऑफ जेनिशा क्लासेस। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ जेनिशा क्लासेस आपको लिखना होता है। या फिर जो भी बिजनेस आपका है, आपको अगर खुद के लिए कर रहे हो तो खुद के बिजनेस का नाम आएगा इन द बुक्स ऑफ जेनिशा क्लासेस। नीचे आ गया जर्नल, क्योंकि अब हम क्या बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। अब जर्नल का फॉर्मेट ऐसे दिखता है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो नोटबुक होती है या फिर एग्जाम में जो शीट आपको दी जाती है उसको पूरा यूटिलाइज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसको क्या करना है, डिवाइड करना है कुछ कॉलम्स में। उस कॉलम में हम सारी डेट्स को मेंशन करेंगे, जितने ट्रांजैक्शन हुए उसकी डेट्स को। सेकंड कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स, जो कि सबसे बड़ा कॉलम होता है इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स का मतलब ये होता है कि जो एंट्रीज करनी है हमें, जो ट्रांजेक्शन्स को दिखाना है, जो जर्नल एंट्री करनी है, वो इसी फॉर्मेट में आएगी पर्टिकुलर्स में। फिर उसके बाद हमारे पास हो गया एलएफ। एलएफ यानी लेजर फोलियो, यानी क्योंकि जर्नल के बाद क्या करते हैं हम, बनाते हैं लेजर। तो लेजर के अंदर इस एंट्री को जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो वो कौन से पेज नंबर पे हम कर रहे हैं, तो वो पेज नंबर यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। 11 के अंदर जो हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं, हम एलएफ कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पेज नंबर के अकॉर्डिंग आपका लेजर और जर्नल में कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, बस इस कॉलम को बना के एम्प्टी छोड़ना है। फिर आता है डेबिट और क्रेडिट, ये अमाउंट के कॉलम होते हैं। तो अमाउंट आपको डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। तो हर जर्नल एंट्री में कुछ डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा। और आपको ये पता है कि हर एक ट्रांजेक्शन में जितना डेबिट होता है हम उतना ही क्रेडिट भी करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का कॉलम आएगा जिसकी टोटल हमेशा मैच होनी चाहिए। अब देखो एक जर्नल एंट्री का कैसा फॉर्मेट होता है, यानी जर्नल एंट्री अपने आप में दिखती कैसी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें डेट मेंशन करनी होती है। तो डेट के अंदर सबसे ऊपर आएगा ईयर। ईयर को बार बार यूज नहीं करना है, यानी सबसे ऊपर आपने ईयर लिख लिया 2025, कौन सा ईयर चल रहा है 2025, तो यहाँ पर हमने लिखा। फिर आगे डेट, जैसे सपोज करो कि कोई ट्रांजेक्शन 26 अक्टूबर को हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 26 अक्टूबर। अब ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर लिया है जब हम गुड्स सेल करते हैं फॉर द कैश, यानी आपने गुड्स को सेल किया और आपको पैसा मिला, तो उसके लिए जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी आपको जर्नल एंट्री ना तो लर्न करना है और ना ही अभी समझ रहे हैं, हम सिर्फ जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट देख रहे हैं कि जर्नल एंट्री करते कैसे, वो दिखती कैसी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक अकाउंट को डेबिट करा, कैश अकाउंट डेबिट। तो ये इस तरह से उसको लिखना है, कैश अकाउंट, यहाँ नाम आ गया, फिर उसके पीछे अकाउंट यूज करेंगे और लास्ट में कॉलम के इस लाइन के बिल्कुल पास में आपको डेबिट यूज करना है। तो ये डेबिट वाली एंट्री होगी फर्स्ट, और इसका जो अमाउंट जाएगा वो डेबिट के कॉलम में जाएगा। आप देखो इसका जो अमाउंट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, डेबिट के कॉलम में आ रहा है 5000। फिर जो क्रेडिट वाली एंट्री होती है, क्रेडिट वाली एंट्री में हम क्रेडिट यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे डेबिट है, क्रेडिट यूज नहीं होता। अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जहाँ होती है वहाँ डेबिट क्रेडिट दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे जब हम कर रहे हैं मैन्युअली तो हम क्रेडिट यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ते हैं, इसको इंडेंट बोलते हैं। ये स्पेस आपको यहाँ पे छोड़ना होता है। डेबिट की एंट्री के जस्ट नीचे, यहीं पे नीचे आपको क्रेडिट चालू नहीं करना है। ये स्पेस छोड़ा, स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 2। हमेशा क्रेडिट की एंट्री 2 से चालू होती है। तो यहाँ पर आया 2, फिर यहाँ हो गया सेल्स अकाउंट। तो जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है वो यहाँ पर आएगा 2 सेल्स अकाउंट। तो डेबिट वाला अकाउंट आएगा कैश अकाउंट डेबिट 2 सेल्स अकाउंट, तो इसको हमने क्रेडिट किया है। और इसका जो अमाउंट होगा इसके सामने आपको क्या करना है, क्रेडिट के कॉलम में लिखना है। तो ये सिंपल सा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और मिनिमम 2 अकाउंट होने चाहिए। 2 से ज़्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 अकाउंट होंगे, एक को क्रेडिट एक को डेबिट, और इक्वल अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए। इसके बाद होता है, इसके नीचे आती है नरेशन। इस पार्ट को हम बोलते हैं नरेशन।
नरेशन में क्या होता है, जो एंट्री आपने की, बहुत बार क्या होता है कि एंट्री देख करके कुछ डिटेल्स आपको समझ में नहीं आती, तो वो डिटेल्स समझाने के लिए कि उस ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है, वो उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक नरेशन लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश के लिए हमने गुड्स को बेचा, सिंपल एक नरेशन आ जाती है। फिर एक लाइन हम करते हैं, आपको लाइन दिख रही होगी, इसको हम क्लोज कर देते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर में ही ये लाइन आती है, एलएफ में, अमाउंट में और डेट में इस लाइन को नहीं करना है, क्योंकि ये एंट्री क्लोज हुई है। डेट तो चलती रहेगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 बाय 1, अमाउंट चलता रहेगा, लास्ट में टोटल लगेगी, एलएफ के नंबर आएंगे, तो सिर्फ एंट्री को हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे दूसरी एंट्री आ जाएगी, सपोज करो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री होने वाली है 7 नवंबर, तो अब यह 7 नवंबर की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। इसी तरह से डेबिट क्रेडिट अमाउंट हम लिखेंगे और थर्ड एंट्री को हम वापस करते जाएंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। एक बात और आपको याद रखनी, जर्नल एंट्री हम क्रोनोलॉजिकल करते हैं, मतलब फर्स्ट डेट पहले आएगी, यानी 1 तारीख के ट्रांजेक्शन पहले आएंगे, फिर 2 तारीख के, फिर 3 तारीख के, इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी एंट्रीज को हम पास करते हैं। डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, कम से कम 2 अकाउंट यहाँ होने चाहिए, और ये फॉर्मेट रहेगा जर्नल एंट्री करने का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम रिवाइज कर लेते हैं जो रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को। तो हमारे जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल रूल्स और एक होते हैं मॉडर्न रूल्स। इस पे भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, एक वीडियो में हमने ट्रेडिशनल रूल्स को एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल्स, एक वीडियो में हमने मॉडर्न रूल्स को एक्सप्लेन किया था विद एग्जांपल, तो दोनों वीडियो को आप देख सकते हो। और जर्नल एंट्री करने के लिए आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो, या तो आप ट्रेडिशनल रूल से करो या फिर आप मॉडर्न रूल से करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जो रूल समझ में आते हैं उससे करते हैं। ये बात तो ये कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको हम अकाउंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट, पैसा गया तो कैश अकाउंट, पैसा बैंक में आया तो बैंक अकाउंट, ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में तो कैपिटल अकाउंट, और राम को पैसा देना है तो राम अकाउंट, श्याम से पैसा लेना है तो श्याम अकाउंट, विकास को हमने लोन दिया तो विकास अकाउंट। तो इस तरह से सारे अकाउंट बनाते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन है सबके नाम के एक अकाउंट बन जाता है। तो उन अकाउंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट सेकंड कैटेगरी, और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। तो इनको भी हमने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल हम अप्लाई करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी डेबिट क्रेडिट के रूल्स है। तो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीव कर रहा है, क्योंकि जो पर्सन है, अगर वो पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसको हमें डेबिट करना है, अगर वो पर्सन गिव कर रहा है तो उसको हमें क्रेडिट करना है, ये सिंपल रूल होता है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन होता है, पर्सनल अकाउंट में जैसे मैं हो गया, दिव्यांग अकाउंट, कोई राम अकाउंट हो गया, विकास अकाउंट हो गया, अशोक अकाउंट हो गया, है ना, तिलक अकाउंट हो गया। या फिर आप देखो पर्सनल अकाउंट के अंदर कंपनीज भी आती है, ऑर्गेनाइजेशन भी आती है, वो होती है आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे रिलायंस अकाउंट, टाटा अकाउंट, जैनिशा क्लासेस अकाउंट, अभी अपन ने पहले लिखा था। तो ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिट्स को भी हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सन लेते हैं, वहां पर भी यही रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रियल थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी असेट्स है, जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, आपके पास इक्विपमेंट्स है तो इक्विपमेंट्स, कैश, यहाँ तक कि बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी, ये सारी चीजें रियल अकाउंट में आती है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो बिजनेस में, यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग हम कभी भी कर रहे हैं तो वो बिजनेस के परस्पेक्टिव से कर रहे हैं। तो जो चीज़ें बिजनेस में आ रही है उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और जो चीज़ें बिजनेस से जा रही है उसको हमें क्रेडिट करना है। कौन सी चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर हमारी असेट्स। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि हम इन्हें क्रिएट करते हैं और वापस इन्हें कैंसिल कर देते हैं। इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल की होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है, और फिर इनकम्स और गेन्स होते हैं, इनको क्रेडिट करना है। यानी सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, सेल्स, परचेज, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक्सपेंस और इनकम की कैटेगरी में आती है। जैसे लॉसेस और गेन्स में ये हो गया कि जैसे आपने कोई असेट्स को बेचा तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया तो वो गेन है। अगर आपने किसी एसेट को बेचा और वहाँ पे आपको अगर लॉस हो गया तो उसको हम लॉस बोलेंगे। आपके गोडाउन में अगर फायर ब्रेकआउट हो गई और आग लगने से कुछ लॉस हो गया तो वो भी लॉस की कैटेगरी में आएगा। फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया तो वो गेन्स हो गया।
अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम ये देखेंगे कि अभी इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। अभी हम जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे डेबिट आएगा और कैसे क्रेडिट आएगा। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं कि गुड्स, जैसा कि अभी अपन ने पहले जर्नल एंट्री में लिखा था कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000, यानी 5,000 रुपीज के आपने क्या करे, गुड्स को सेल किया और कैश आपको मिला। अब आपको क्या करना है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपको दे रखा होगा उसके अंदर अकाउंट्स ढूंढने, उसके अंदर ढूंढने कि हम कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे बना सकते हैं या कौन कौन से अकाउंट को वो इफेक्ट कर रहा है वो ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक तो हो गया सोल्ड, सेल्स। याद रखना अकाउंट्स के अंदर गुड्स का कोई अकाउंट नहीं बनाते हम। एक क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट होता है लेकिन उसकी भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, वो लास्ट में एक एंट्री होती है जब क्लोजिंग एंट्री हम करते हैं, या फिर एक ओपनिंग एंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक के लिए साल भर ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स के लिए कोई अकाउंट नहीं होता है, हम या तो सेल्स का अकाउंट बनाते हैं या हम परचेज का अकाउंट बनाते हैं। तो जब अब खरीदना है तो परचेज अकाउंट, जब बेचना है तो सेल्स अकाउंट। तो एक तो अकाउंट हो गया ये सेल्स अकाउंट। दूसरा अकाउंट हो गया इसमें कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमें मिल रहा है ना, क्योंकि हम गुड सेल कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास आ रहा है। तो एक तो हो गया कैश अकाउंट, और हम बेच रहे हैं तो बेचना एक इनकम है, तो एक सेल्स अकाउंट यहाँ पर बन गया। तो ये दोनों अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। अब ये ढूंढना है कि दोनों अकाउंट कौन से कैटेगरी में आता है। तो कैश अकाउंट जो होता है, कैश और बैंक दोनों को हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में लेते हैं, और सेल्स अकाउंट जो होता है वो हमारी इनकम होती है, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अब देखो सेल्स को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल देखते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है और नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अपने आप में क्या एक इनकम है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। दूसरी तरफ कैश, कैश कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कैश आ रहा है रियल अकाउंट की कैटेगरी में। तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो सेल करने से कैश आपके बिजनेस में आ रहा है या फिर आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, ये आपको देखना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो कैश जैसे ही हमने सेल्स करी तो पैसा तो आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं, इतने तो हमने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तो खोल नहीं रखी है, ये तो बिजनेस है। तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, तो पैसा जब आ रहा है यानी क्रेडिट, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी पैसा आ रहा है तो डेबिट करना है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये सिंपल हो गया, 5,000 से सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे और 5,000 से कैश को हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स क्या होते हैं। तो मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स में अकाउंट्स को हम 5 कैटेगरीज में रखते हैं। जैसा कि हमने क्या करा था, ट्रेडिशनल में 3 कैटेगरीज थी, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। यहाँ पे 5 कैटेगरीज होती है, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड गेन्स, और 5th कैटेगरी हो गई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। असेट्स के लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, तो असेट जब भी हमारी असेट जैसे मशीन, बिल्डिंग, यानी जो रियल अकाउंट होता है ट्रेडिशनल में वही असेट्स अकाउंट है, जिसमें बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, ये सारी चीजें आ गई। तो जब भी असेट्स हमारी इंक्रीज होगी, याद रखना असेट्स के अंदर कैश भी है, बैंक भी है। तो जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट करेंगे, और जब भी असेट हमारी डिक्रीज होगी, कम होगी, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटीज में क्या करना है, लाइबिलिटीज में इसका अपोजिट रूल होता है। तो लाइबिलिटीज, असेट्स और कैपिटल, इन सबको हमने अकाउंटिंग टर्म्स का एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर सारे वीडियोस आपके थ्योरी के अवेलेबल है। अब लाइबिलिटीज में उल्टा रूल अप्लाई करना है, इंक्रीज होने पे डेबिट, इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट। कैपिटल में और लाइबिलिटी में सेम रूल होता है, क्योंकि कैपिटल भी एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। ये हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है ओनर का और बिजनेस का। तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि लाइबिलिटी की तरह ही कैपिटल भी क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी। तो उसके अंदर भी सेम रूल होता है, क्रेडिट व्हेन इंक्रीजेस, डेबिट व्हेन डिक्रीजेस। इनकम और गेन्स, अगेन लाइबिलिटीज, कैपिटल और फोर्थ, यानी कि इनकम का भी सेम रूल होता है। इनकम को भी जब वो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना है और डिक्रीज होती है तो डेबिट करना है। इसी तरह से 5th हो गया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में हमारा असेट्स वाला रूल आ जाएगा, जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो इस तरह से हमने डेबिट क्रेडिट को डिफाइन किया मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स में। अब इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो वही एग्जांपल लेते हैं
जो अभी अपन ने पहले लिए थे, ताकि आपको डिफरेंसेस भी समझ में आए दोनों तरह के रूल्स में और आपको पता चले कि कौन से ईजी है। तो सबसे पहले हमने लिया था गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5000। तो 5000 में हमने क्या करा था, गुड्स को सेल किया था। यहाँ पर हमने देखा था कि मिनिमम 2 अकाउंट्स होने चाहिए, तो एक तो सेल्स अकाउंट था और एक हमारे पास था कैश अकाउंट, ठीक है। और हमें अमाउंट भी पता है 5000। अब देखना है कि ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी अलग हो जाएगी मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स में। तो सेल्स जो है वो अगेन इनकम की कैटेगरी में आ रहा है। एक और मैं बात आपको बता दूं, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल्स और मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स, जो नॉमिनल है, जो नॉमिनल अकाउंट है थर्ड वाला ट्रेडिशनल में, और यहाँ पर जो इनकम और एक्सपेंस का है, उनमें सेम रूल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पर भी वही करना है जो हम कर रहे थे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर रहे थे और इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वही करना है। क्योंकि नॉर्मली देखो यहाँ पर क्या है कि हमने एक और चीज बता रखी है कि डिक्रीज, इनकम को डिक्रीज करना है, एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना है। तो जनरली जब एक्सपेंसेस आपके किसी साइकिल में चल रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उन्हें हम डिक्रीज कभी नहीं करते। जैसे मान लो आपने जनवरी में सैलरी दी, फिर फरवरी में सैलरी दी, फिर मार्च में दी, फिर अप्रैल में दी, तो हमेशा सैलरी का अमाउंट तो बढ़ेगा, यानी कलेक्टिवली वो अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। जनवरी के बाद फरवरी आ गया, फरवरी के बाद मार्च, यानी सैलरी कभी उल्टा थोड़ी चल रहा है कि भाई सैलरी मैंने अब तक सैलरी 6 लाख दी है और अब वो 5 लाख हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो इनकम और एक्सपेंस कभी डिक्रीज नहीं होते। अच्छा, डिक्रीज किस सिचुएशन में होते हैं? वो डिक्रीज एक सिचुएशन में होते हैं कि जब हमने गलत एंट्री कर दी। आपने लिख दिया जनवरी में मैंने 50,000 की सैलरी दी है, लेकिन वो सैलरी एक्चुअल में आपने 40,000 का ही पेमेंट किया था। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम डिक्रीज करते हैं सैलरी को, तब जाकर के वो डिक्रीज हो सकता है, तब जाके हमारा डिक्रीज जो है दोनों वो यूज में आएंगे। बाकी इनकम और एक्सपेंसेस के लिए हमेशा इंक्रीज वाला जो रूल होते हैं वही अप्लाई करना है, जो नॉमिनल का रूल है वही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सेल्स क्या है, सेल्स यहाँ पर आ रहा है इनकम में, और यहाँ पर जो कैश है, कैश कौन सी कैटेगरी में आएगा? असेट्स की कैटेगरी में आएगा। तो सेल्स करने से हमारी इनकम बढ़ गई, ऑफ कोर्स बढ़ेगी ना, हमारी इनकम, हमने बेचा तो इनकम तो बढ़ रही है। तो इनकम जब इंक्रीज हो रही है, तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो सेल्स हो गया क्रेडिट। इसी तरह से हम कैश और असेट्स की बात कर लेते हैं। जब हम सेल्स कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो अगेन असेट्स भी हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर भी इंक्रीज हो रही है, बट असेट जब इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। असेट्स इंक्रीज हुई, पैसा इंक्रीज हुआ, डेबिट। इनकम यानी कि सेल्स इंक्रीज हुई तो यहाँ पर क्रेडिट। तो ये डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो यहाँ से हमें लेने हैं। अमाउंट आ जाएगा सिंपली 5000 यहाँ पर भी और 5000 यहाँ पर होगा, अल्टीमेटली वही। वहां पर भी हमने सेल्स को क्रेडिट किया था और असेट्स को यानी कि कैश को हमने डेबिट किया था। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के जरिए हम देखेंगे कि कैसे डेबिट क्रेडिट का रूल्स अप्लाई करना है और कैसे हमें उसको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिखना है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं और हम ईयर वाइज, डेट वाइज ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो सारे ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे 2025 में हो रहा है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है आपको अक्टूबर 1, 1 अक्टूबर को आपको एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। और ये जो ट्रांजैक्शन है वो कॉमनली आपके जो क्वेश्चंस में आता है वही ट्रांजैक्शन हम लेते हैं। वो ये है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,00,000, यानी आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए से। अब देखो यहाँ पर हम कंपाउंड एंट्री को नहीं ले रहे। कंपाउंड एंट्री यानी कि वो एंट्रीज जिनमें एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ पर हम सिंपल 2 अकाउंट वाली एंट्रीज को ही एक बार करेंगे, एक को डेबिट एक को क्रेडिट, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए, बिल्कुल आपकी फाउंडेशन जो है जर्नल एंट्री की वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्या, 1 अक्टूबर को हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी कैश में 1,00,000 रुपए में। तो सिंपल सी एंट्री, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ओनर। ओनर स्टार्ट कर रहा है 1,00,000 रुपए से। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1,00,000 रुपए उसने बिजनेस में लगाए। और हम जर्नल एंट्री किसके लिए कर रहे हैं? हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं बिजनेस के लिए। याद रखना, ओनर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो बिजनेस के हिसाब से ये सोचना है कि पहली बात तो ये कि इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा और पैसा लगाया जाएगा, एक तो कैश अकाउंट हो गया, और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? क्या बिजनेस अकाउंट हो सकता है? नहीं।
जेनिशा क्लासेस अकाउंट की बुक्स हम बना रहे हैं तो इसमें कहीं पर भी जेनिशा क्लासेस को यूज नहीं करना है। हाँ, एक और ये प्रिंसिपल है कि जिसके लिए हम एंट्री कर रहे हैं उस अकाउंट को कभी यूज नहीं करना है, ना लेजर में, ना जर्नल में, ना ट्रायल बैलेंस में, कहीं नहीं आएगा वो। तो एक बिजनेस अकाउंट नहीं बन सकता है, जेनिशा क्लासेस अकाउंट नहीं बन सकता है, कैश अकाउंट बन सकता है। तो दूसरा क्या होगा, जो 1 लाख रुपए आ रहा है बिजनेस में, जब भी बिजनेस में ओनर कोई भी चीज इन्वेस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो दूसरी चीज यहां पर क्या हो गई, 1 लाख रुपए की कैपिटल। 1 लाख रुपए का कैश आया, लेकिन ओनर ने कैपिटल भी तो लगाई, तो दूसरा अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंट्री को यहाँ पर फॉर्मेट में लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास डेट, डेट आ गया 2025 आ गया। फिर उसके बाद अक्टूबर 1 अक्टूबर को क्या होगा, एंट्री पास करनी। एंट्री में हमारे पास 2 अकाउंट है, कैश और कैपिटल। अब हम अगर मॉडर्न अकाउंटिंग रूल से चले तो मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स में कैश तो आ रहा है असेट्स में, और बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, यानी कि असेट्स इंक्रीज हो रही है। और असेट जब इंक्रीज होती है तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सिंपल, क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है बिजनेस में तो पैसा बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो हमने क्या करा, उसको इंक्रीज करके असेट्स वाला रूल लगाया और डेबिट कर दिया। कैपिटल, कैपिटल का अपना रूल होता है, हमने अभी रूल्स देखे थे, असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है, देखो कैपिटल भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में कैपिटल भी तो बढ़ गई। ओनर ये कह सकता है कि हाँ 1 लाख मैंने और लगाया, या फिर 1 लाख लगाया तो मेरी कैपिटल 1 लाख हो गई ओनर में, सॉरी बिजनेस में। तो कैपिटल भी बिजनेस में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए मॉडर्न अकाउंटिंग रूल सिंपल रहते हैं, क्योंकि एक बार लर्न कर लो फिर बार बार वही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ गया कैश तो डेबिट हो जाएगा, तो इस तरह से लिखना है, कैश अकाउंट और डेबिट। कैश को कर दिया हमने डेबिट, और क्रेडिट वाला जो होता है वो यहाँ पे कुछ स्पेस इंडेंट आपको रखना है, और टू यहाँ से लिखना है। टू दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस में क्या लगाया हमने, कैपिटल लगाया, तो ये इसके आगे क्रेडिट नहीं लिखना है। और ये जो कैश आपने लिखा है डेबिट में, तो डेबिट के कॉलम में आ जाएगा 1 लाख, क्रेडिट में नहीं लिखना है। और ये जो क्रेडिट आपने किया है टू कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगा 1 लाख इसके सामने। ये हो गई जर्नल एंट्री, और ये हमने यहाँ पे लिखी नरेशन। नरेशन में आप जनरली जो क्वेश्चन में दे रखा होता है वहीं से आप नरेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या फिर मैं ये भी लिख सकता था कि ओनर इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और इसको हमने क्लोज कर दिया, खत्म। ये हो गई फर्स्ट एंट्री हमारी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे परचेज का। तो यहाँ पे अक्टूबर 10 को क्या एंट्री हो रही है हमारे पास, क्या ट्रांजैक्शन है, वो है गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑफ 50,000। अब देखो एक बात मैं बोलता हूँ कि अकाउंट्स के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ क्वेश्चन के पैटर्न को हमें समझना हो। कुछ क्या होता है कि क्वेश्चन साइलेंट होते हैं, और क्वेश्चन जब साइलेंट होते हैं तो उन्हें समझना मुश्किल होता है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश 50,000। अब यहाँ पे हमें ये तो पता है कि राकेश से हमने गुड्स को परचेज किया और वो 50,000 का, लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि हमने राकेश को पैसा दिया कि नहीं दिया, और दिया तो बैंक से दिया कि कैश में दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है। और जब भी ऐसा होता है तो याद रखना, क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन में कैश और बैंक कहीं लिखा हुआ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में अगर कैश और बैंक कहीं लिखा हुआ नहीं है और किसी पार्टी का नाम दे रखा है, तो याद रखना उस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे, उधार कंसिडर करेंगे। मतलब हमने पैसा अभी तक नहीं दिया है, और अगर सेल्स है तो पैसा हमने नहीं लिया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर होगा। और पहले मैंने आपको बताया था गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, तो हम परचेज अकाउंट बनाएंगे एक, और दूसरा यहाँ पे बनेगा राकेश अकाउंट। क्योंकि देखो लॉजिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जब आपने गुड्स खरीदा, आप कहीं से गुड्स खरीद के लाए, और आपने अगर पैसा दे दिया, तो सामने वाली पार्टी से जहाँ से आपने खरीदा उससे क्या लेना देना, आपने पूरा पेमेंट कर दिया, तो उसके नाम को आपको क्यों याद रखना है, तो उसको नाम को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन जब उस पार्टी का पैसा बाकी चल रहा है, चाहे पूरा बाकी हो या थोड़ा बाकी हो, लेकिन अगर उस पार्टी का पैसा बाकी है, आपको पैसा लौटाना है, तो उस पार्टी का नाम भी यूज करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उधार ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आता है। और जब नकद ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वहां पे कैश या बैंक अकाउंट लेते हैं।
पार्टी को हम यूज नहीं करते, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया, राकेश का नाम आएगा, क्यों? क्योंकि ये पार्टी है और ये उधार ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 अक्टूबर आ गया, अक्टूबर 10, परचेज की एंट्री। परचेज किस कैटेगरी में आता है, चाहे मॉडर्न में ले लो या फिर ट्रेडिशनल में ले लो, परचेज एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरी चीज राकेश, राकेश एक पार्टी है, तो या तो वो पर्सनल अकाउंट है, अगर पर्सनल अकाउंट है ट्रेडिशनल में, तो यहाँ पे वो गुड्स को क्या कर रहा है, गिव कर रहा है। राकेश क्या है, गिवर है, क्योंकि गुड्स तो हमें मिल रहा है, हमने खरीदा। तो राकेश एक गिवर है और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। अगर मान लो हम ट्रेडिशनल अकाउंट से नहीं चले, मॉडर्न से चले, तो मॉडर्न में राकेश कहाँ पर आएगा, तो मॉडर्न में जो राकेश है वो आएगा हमारी लाइबिलिटी में, क्योंकि राकेश से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राकेश को जो पैसा लौटाना है 50,000 रुपए जो अभी तक हमने नहीं दिया है, उससे मतलब है। तो राकेश हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगा। तो राकेश हमारे लिए क्या बन गया, एक क्रेडिटर बन गया। तो और क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। ये सब हमने अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो में पढ़ा था। तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, राकेश एक लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बनती है, जब इंक्रीज होती है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो दोनों ही रूल्स में राकेश को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो यहाँ आ जाएगा टू राकेश अकाउंट। यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राकेश। वही डेबिट वाली एंट्री के सामने डेबिट के कॉलम में आ जाएगा 50,000, और क्रेडिट वाली एंट्री में क्रेडिट के सामने राकेश के सामने आ जाएगा 50,000। याद रखना यहाँ पे कैश बैंक क्यों नहीं आया, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने उसको कंसिडर किया है, तो पार्टी का नाम लेना है। अक्टूबर 17 को क्या हो रहा है, पेमेंट मेड टू राकेश 50,000 बाय चेक। देखो इससे पहले राकेश का नाम कहाँ पर आया, तो राकेश को हमने क्या करा, गुड परचेज किया था। इससे पहले सेकंड लास्ट एंट्री जो हमने की थी, उसमें हमने क्या करा था, 50,000 का गुड्स हमने परचेज किया, उसको पेमेंट नहीं किया था, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। अब क्या कर रहे हैं हम, राकेश को 50,000 का पेमेंट हमने कर दिया 17 तारीख को, उसके 3-4 दिन बाद। तो 17 तारीख को यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले ईयर आ गया 2015, अक्टूबर 17। अब देखो यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट है, एक तो राकेश को हम पे कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो राकेश हो गया। दूसरा हम पे क्या कर रहे हैं, हम पैसा पे कर रहे हैं चेक से। तो चेक के लिए कौन सा अकाउंट यूज होता है, बैंक अकाउंट। तो एक तो हो गया राकेश अकाउंट, एक हो गया बैंक अकाउंट। अब राकेश को जब हम पैसा दे रहे हैं, तो राकेश क्या है, एक रिसीवर है, और हमारा रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का, ट्रेडिशनल में डेबिट द रिसीवर। तो राकेश यहां पर हो जाएगा राकेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। और दूसरा आप ये भी दे सकते हो कि राकेश क्या था, हमारे लिए क्रेडिटर था, ठीक है। और जब क्रेडिटर इंक्रीज हुआ था तो हमने उसको क्रेडिट किया था। अब वो क्रेडिटर यानी हमारी लाइबिलिटी जीरो हो गई, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। तो लाइबिलिटी जब कम होती है, डिक्रीज होती है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। राकेश हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, तो राकेश को हमने डेबिट कर दिया। ये मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स है। दूसरा हमने पैसा कैसे दिया, उसको बैंक से दिया। तो बैंक क्या एक असेट है, और असेट जब कम होती है तो हम उसको क्रेडिट कर दें। या फिर रियल अकाउंट में देख लो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जब जाएगा तो हम क्रेडिट करेंगे, और बैंक से जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर नरेशन में वही आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, पेमेंट मेड टू राकेश। सिंपल, राकेश के सामने आ गया, कितना पैसा दिया हमने 50,000, और इधर आ गया बैंक से पैसा गया 50,000। अब इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ पैसा डूब गया, डेट्स हो गया, कुछ पैसा हमने डिस्काउंट दे दिया। तो वो सारी कंपाउंड एंट्री में हम करते हैं। तो वो जितनी भी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जो हमारी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। उसमें हम बिल्कुल थ्योरी को डिस्कस नहीं करके सीधा एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें सारी एंट्रीज को हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें अभी भी जर्नल एंट्री में कुछ प्रॉब्लम होती है।